नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। अगर आप महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लेकर आए हैं महिला सुपरवाइजर मैराथन क्लास, जिसमें आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सफलता की तैयारी, महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा और एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी। तो देर किस बात की, आइए इस महासंग्राम में शामिल हो और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना प्यार और समर्थन जरूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। क्या है? चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन हमारा टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर हम 45 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चंस को? 45 क्वेश्चंस को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चंस हो जाता है जेनेटिक डिसीज इज रिलेटेड टू। ठीक है, जो जेनेटिक डिसीज है हमारी वह किससे रिलेटेड है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा हीमोफीलिया, हाइपरटेंशन, फाइब्रोसिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। हीमोफीलिया हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आपको यह बता देती हूँ कि जो हमारा हीमोफीलिया है वह क्या है। हीमोफीलिया जो हमारा डिसीज हमने देखा वह एक आनुवंशिक रोग है। आपने यह देखा और जो क्वेश्चंस है उससे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग हमारी हो जाती है ना, जब हमें चोट लगती है तो जो ब्लड रुकता है उसके ऊपर एक लेयर बनती है, तो उसको वो क्या होता है? ब्लड क्लॉट। लेकिन हीमोफीलिया डिसीज में हमारी चोट पे जो ब्लड क्लॉट होता है वह ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। इसी डिसीज को हम कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, और यह एक आनुवंशिक रोगी इससे संबंधित है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हीमोफीलिया। स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि हीमोफीलिया कैसे हुआ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, जिसमें सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि जो हमारा एड्स है वह किससे संबंधित होता है। एड्स इज रिलेटेड टू। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि एड्स इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है जीवाणु, बीमारी, आनुवंशिक रोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो एड्स होता है, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो एड्स होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस बीमारी से क्या होता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी की, वो कम हो जाती है एड्स में। ठीक है, हमारी जो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई और इसको हम क्या बोलते हैं? डिसीज बोलते हैं। ठीक है, यह एक गंभीर बीमारी होती है। ठीक है, क्या होती है? एड्स एक गंभीर बीमारी होती है। यहाँ पर पूछा गया था एड्स किससे संबंधित है? डिसीज से, यानी बीमारी से। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रतिभावान बालक की बुद्धि की लब्धि जो है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि क्या है? ठीक है, इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह आती है कि यह बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको बुद्धि लब्धि का एक सूत्र बता देती हूँ। क्या होता है जो बुद्धि लब्धि होती है उसका सूत्र? सबसे पहले आ गया बुद्धि, देन लब्धि। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? मानसिक आयु। क्या देख रहे हैं? मानसिक आयु गुणा 100 बटा में वास्तविक आयु। क्या आ जाता है?
वाचविक आयु। ठीक है, यह क्या होता है, हमारा बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, देन अब यहाँ पर पूछा गया है प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि। किसकी? प्रतिभावान बालक की। सो प्रतिभावान बालक कौन होते हैं? जिनकी जो बुद्धि होती है बहुत स्ट्रांग होती है, उनको बहुत जल्दी चीजें आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, उनको ही हम कहते हैं प्रतिभावान बालक। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जो IQ लेवल होता है उसके बारे में बात की गई है। सो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि है ये 140 IQ है। आपने आंसर देख ही लिया है। लेकिन इसके अलावा भी एक टेबल फॉर्म होती है, मतलब जिसमें और भी IQ लेवल बताए गए हैं। यह तो सिर्फ प्रतिभावान बालक की बताई गई है। अगर इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अतिश्रेष्ठ बालक, अगर यहाँ पर आ जाता कि अतिश्रेष्ठ बालक की बुद्धि लब्धि बताई। ठीक है, सो आपका क्या आंसर हो जाता? 120 टू 139 यह हो जाती अतिश्रेष्ठ बालक की बुद्धि लब्धि। ठीक है, और अगर आपसे मंद बुद्धि, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, मंद बुद्धि बालक की लब्धि बताइए। सो यहाँ पर आपको क्या टिक करना है? 70। यह हो जाएगा मंद बुद्धि बालक की IQ लेवल। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जब आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, अगर आपसे यहाँ एक क्वेश्चन के बारे में पूछा है तो आप इससे रिलेटेड दूसरे जो आते हैं कि IQ लेवल पूछा है तो आपको सभी के IQ लेवल माइंड में रखने हैं कि अगर इस टाइम यह क्वेश्चन बना है तो नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनेगा, पर बनेगा तो IQ लेवल से, तो हमें दूसरों के भी IQ लेवल पता होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स आपको राइट आंसर पता चला, 140 IQ होता है प्रतिभावान बालक का। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ WHO। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म क्या है? सो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फर्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह होता है WHO का फुल फॉर्म। अब हम WHO की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये इसका गठन कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को इसका गठन हुआ था। और अगर हम ईयर की बात करें तो 1948 में। ठीक है, किसमें? 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसको बनाने वाला कौन है? ठीक है, सो संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। किसको? WHO को। अब इसका जो मुख्यालय है, क्या है? मुख्यालय है, कहाँ है? सो जो हमारा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, आपने सुना होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के, प्रॉपर स्विट्जरलैंड में नहीं है, स्विट्जरलैंड के जिनोवा। ठीक है, कौन सा है? जिनेवा, सॉरी जिनेवा में यह स्थित है। ठीक है, तो जो हमारा WHO है उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह बनाया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। सो मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी किसके बारे में? WHO के बारे में। अब इसका गठन क्यों किया गया, क्यों, इसका जो उद्देश्य था वह क्या था? तो जो हमारे सामान्य हम मनुष्य है, ठीक है, उन सभी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। ठीक है, आपने देखा होगा कि कहीं ऐसी चीजें होती है जो हम डेली मर्रा में यूज करते हैं, वो WHO सर्टिफाइड होती है। ठीक है, सो WHO सर्टिफाइड क्यों होती है? क्योंकि स्वास्थ्य जो है हमारा वह अच्छा रहे, बेहतर रहे, उसमें कोई हानिकारक मिलावट ना हो या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, इसीलिए WHO उसको सर्टिफाइड करता है। ठीक है, सो आपको समझ में आया कि WHO जो होता है उसका क्या रोल प्ले होता है। ठीक है, सो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी सी इसीलिए हिस्ट्री बताई है कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछे जा सकते हैं। सो आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5।
व्हाट इज द किंडरगार्टन टीचिंग मटेरियल? किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन सी है? ठीक है, किसकी? किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षक सामग्री कौन सी है? सो ऑप्शन दिए गए हैं उपहार, मात्र खेल, गीत या उपरोक्त सभी। ठीक है, यह आपको क्या दिए गए हैं? ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बता दूं, जो किंडरगार्टन होता है वो क्या होता है? एक स्कूल होता है, या फिर आप इसको कह दें प्री स्कूल। ठीक है, क्या होता है? प्री स्कूल। प्री स्कूल एजुकेशन होता है ये। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। ठीक है, सो प्री स्कूल एजुकेशन होता है। इसमें बच्चों को उपहार भी दिए जाते हैं, गिफ्ट भी, मात्र खेल भी सिखाए जाते हैं, सॉन्ग भी गाए जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इसका ऑप्शन हो गया है उपरोक्त सभी। ठीक है, देन 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी है? किसकी विशेषताएं पूछी गई है? सृजनात्मकता की। ठीक है, तो सबसे पहले सृजनात्मकता होता क्या है? सृजनात्मकता मतलब सृजन, किसी चीज का सृजन। सृजन मीन्स क्रिएटिविटी। ठीक है, क्या होता है? क्रिएटिविटी। सबके अंदर एक अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, किसी के अंदर नृत्य को लेकर क्रिएटिविटी है, किसी के अंदर आर्ट को लेकर, किसी के अंदर संगीत को लेकर। ठीक है, तो सबकी अलग अलग होती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी है? सो प्रक्रिया। जी हाँ, प्रक्रिया भी है। आप अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो प्रोसेस तो उसकी लगती है, बनती है। आप एक गोल डिसाइड भी करते हैं आपकी जो क्रिएटिविटी होती है उसमें, और आप कुछ नया क्रिएट भी करते हैं, मतलब सृजन भी करते हैं। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो आपको स्टूडेंट समझ में आया कि सृजनात्मकता क्या होती है, और इसमें क्यों ऑप्शन हमने उपरोक्त सभी इसमें देखा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है विशिष्ट बालक। ठीक है, सो इस कैटेगरी में कौन आते हैं? स्पेशल चिल्ड्रन। इसके बारे में हमारे जो कल की वीडियो अपलोड हुई है, मतलब आज सुबह ही अपलोड हुई है, उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है विशिष्ट बालक की क्या पहचान होती है, क्या आइडेंटिफिकेशन होता है। इन सभी मुद्दों पर हमने सुबह चर्चा की है। सो वहीं से ये क्वेश्चन निकल कर आया है कि अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? ठीक है, सो जो बच्चा क्लास में बहुत हड़बड़ी में हो, ठीक है, और उसका कोई भी काम सुनिश्चित ना हो, अस्त व्यस्त हो, ठीक है, तो उस बालक की विशेषता पूछी गई है। सो यहाँ पर राइट आंसर है लर्निंग डिसेबल। जिस बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं, उन बच्चों में यह अतिक्रियाशीलता और अवधान की अस्त व्यस्तता दिखाई पड़ती है। ठीक है, सो वो जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? अधिगम निरोग्य। ठीक है, ये इनकी एक डिसेबल्ड होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? किसका सिद्धांत? सूझ का, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनसाइट थ्योरी। ठीक है, सो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर। किसने दिया था? कॉलर ने। अब जो हमारा सूझ का सिद्धांत है, ठीक है, जिसको इसमें क्या हुआ था? ये पहली बात की जो कॉलर है इसका फुल फॉर्म, उसका फुल नेम क्या है? तो इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्फगैंग कॉलर। ठीक है, क्या कहते हैं? वॉल्फगैंग कॉलर। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति होता है, ठीक है, या फिर कोई बालक भी हो सकता है, व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति से, ठीक है, क्या होता है? व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति से अपनी पूरी परिस्थिति को समझता है और सीखता है।
ठीक है, यही था सूझ का सिद्धांत। व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति से, ठीक है, अपनी मानसिक शक्ति से अपनी पूरी जो परिस्थिति होती है, ठीक है, जो हमारी परिस्थिति होती है उसको समझता है और सीखता है, ठीक है, सीखता है। सो इसी को ही हम कहते हैं सूझ का सिद्धांत, जो किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया सूझ का सिद्धांत, जो सूझ है उसका सिद्धांत क्या था? ठीक है, और कॉलर का फुल फॉर्म क्या है? वोल्फगैंग कॉलर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया है कि नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर पूछा है नवजात शिशु जो है, या पहली बात तो ये कि यहाँ पर नवजात शिशु के बारे में पूछा है तो आप कंफ्यूज ना हों। क्यों? क्योंकि जो हमारा रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व होता है वो सभी के लिए एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करके पूछा है कि नवजात शिशु में, जिससे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा है इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन न्यूबॉर्न बेबीज। ऑप्शन आपको एक दिख रहा है विटामिन ए। क्या दिखाई दे रहा है? विटामिन ए। दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन है विटामिन। ठीक है, क्या है? विटामिन। फोर्थ ऑप्शन है ऊर्जा। ठीक है, यह चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जो विटामिन के है, विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और यह सभी में होता है। ठीक है, नॉर्मल इंसान में भी होता है, बच्चों में भी होता है, सभी में होता है। विटामिन के रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, सो आपको समझ में आया, ब्लड क्लॉट के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट? ठीक है, भाषा सीखने के लिए साधन कौन से होते हैं? सो भाषा सीखने के लिए जो साधन होते हैं उसमें दिए गए हैं अनुकरण, इमिटेशन, खेल, लिसनिंग, स्टोरी, उपरोक्त सभी। अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इंग्लिश भाषा सीखनी है, ठीक है, आजकल हर कोई इंग्लिश प्रॉपर सीखने के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उन्हें कहा जाता है कि आप अनुकरण यानी इमिटेशन यूज करो, आप खेलो, इंग्लिश गेम खेलो, ठीक है, या फिर इंग्लिश कार्टून देखो, या फिर आप ऐसी स्टोरी सुनो, जैसे स्टोरी बुक रहती है जिसमें हम इंग्लिश में स्टोरी लिखी रहती है, उन स्टोरी बुक्स को पढ़ो, या फिर जो स्टोरीज होती है इंग्लिश में उनको स्टोरीज को सुनो। ठीक है, सो ये सभी चीजें हम इन भाषा को सीखने में लगा देते हैं। वैसे ही कोई सी भी भाषाएं सीखने के लिए साधन कौन से होते हैं यह पूछा गया है। सो इमिटेशन भी होता है, खेल भी होता है और स्टोरीज भी होती है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सो आपने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या पूछा गया था, भाषा सीखने के लिए साधन कौन से होते हैं? सो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है चाइल्ड हैविंग एबनॉर्मल क्वालिटीज आर कॉल्ड। जिन बच्चों में एबनॉर्मल क्वालिटीज होती है उन्हें क्या कहा जाता है? असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? ठीक है, जिसके अंदर असामान्य गुण यानी सामान्य गुण नहीं होते, असामान्य गुण होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा गया है कि असामान्य गुण वाला बालक। ठीक है, सो जो असामान्य गुण वाले बालक होते हैं उन बालकों को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक। क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या विशिष्ट बालक, यही हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं सामान्य बालक, तो यहाँ पर तो पूछा है असामान्य गुण वाला, तो सामान्य बालक के अंदर असामान्य गुण तो होंगे नहीं, और एक ऑप्शन दिया गया है असामान्य बालक, एबनॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, बट जो हमारा चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है इसके अंदर हम असामान्य बालक, जो असामान्य गुण होते हैं जिस बालक में, उसको हम असामान्य बालक ना कहते हुए कहते हैं विशिष्ट बालक। क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक। सो यहाँ पर इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर होगा विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक है, और लास्ट है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12, fill in the blanks is the modification of behavior through experience and training. अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को कहते हैं। ठीक है, अब अनुभव भी दे रहे हैं हम और प्रशिक्षण भी दे रहे हैं हम। ठीक है, एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ठीक है, तो व्यवहार में उससे जो परिवर्तन आ रहा है उसको क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं सीखना, संज्ञानात्मक, सृजनात्मक या मानसिक। ठीक है, सो जो हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं सीखना। क्या करते हैं, कहते हैं सीखना, लर्निंग। ठीक है, किसी भी चीज की अगर हमें ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, और हमें उसका थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो वो होता किस वजह से, सीखने से। ठीक है, हम उस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस चीज को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तभी हम उस चीज में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, लर्निंग, सीखना। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन हम अब डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन? सामाजिकरण में बाधक तत्व कौन से हैं? ठीक है, सो ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पर। बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का व्यवहार। सामाजिकरण का पूछा गया है। ठीक है, किसका पूछा गया है? सामाजिकरण, सोशलाइजेशन में बाधक तत्व कौन से है? सो माता पिता का बिहेवियर, असुरक्षा, अनुशासन या उपरोक्त सभी। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि माता पिता का व्यवहार सबसे बड़ा पहला फैक्टर होता है सामाजिकरण में। अगर आपके माता पिता का अच्छा व्यवहार होगा तो आप समाज में भी अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर वह आपसे चिड़चिड़े या बुरा व्यवहार करते हैं तो आप समाज में भी कुछ थोड़ा उनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आप पर, आप भी इसी तरीके से व्यवहार करेंगे। ठीक है, सो माता पिता का व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट बाधक तत्व होता है सामाजिकरण में। फिर असुरक्षा, आप खुद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यह जो इफेक्ट होता है यह भी सामाजिकरण में बाधक तत्व होता है। देन डिसिप्लिन, अनुशासन, आपके अंदर अनुशासन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप सामाजिकरण में अपना जो इमेज है वो नहीं बना पाएंगे या फिर वहां डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे। सो आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो उपरोक्त सभी सारे आपके सही है। ठीक है, सामाजिकरण में बाधक तत्व कौन से हैं? सो माता पिता का व्यवहार, असुरक्षा, अनुशासन, यह तीनों ही हमारे क्या है? सामाजिकरण में बाधक तत्व है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, विकास किससे प्रभावित होता है? ठीक है, किससे विकास किससे प्रभावित होता है? अभिभावक यानी पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे आपके डेवलपमेंट में तो क्या वो प्रभावित होगा? या फिर समाज, या फिर वंशानुक्रम यानी ओनली हेरिडिटी की बात की गई है, या फिर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, वातावरण और वंशानुक्रम, इनमें से कौन सा सही है? सो हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यह जो होता है इसके थ्रू हमारा विकास बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, अगर हमें अच्छे वंशानुक्रम नहीं मिलेंगे, ठीक है, वंशानुक्रम मतलब जो हमारे जेनेटिक्स है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स में अगर वो स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, उनमें गुड हैबिट्स थे तो हमारे अंदर भी गुड हैबिट्स आएंगी। ठीक है, तो वंशानुक्रम और वातावरण, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा तो क्या होगा? हम अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा सोचेंगे। ठीक है, सो ये दोनों चीजें जो होती है वो हमारे डेवलपमेंट में इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीजावस्था किस अवस्था से संबंधित है? ठीक है, कौन सी अवस्था? बीजावस्था किस अवस्था से संबंधित है? सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पीरियड ऑफ ओवन, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फिटस या ऑल ऑफ द अबव। सो बीजावस्था, ठीक है, जहां पर हम जो बीज है, ठीक है, वो बीज
पौधों के बारे में भी बात हो रही है, मनुष्यों के बारे में भी बात हो रही है, सभी में बीजावस्था तो होती ही है। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ ओवम। ठीक है, क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ ओवम। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पीरियड ऑफ ओवम। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा 16 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हेरेडिटी, वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है। ठीक है, किसका प्रभाव, वंशानुक्रम का प्रभाव। ठीक है, सो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपको, फिजिकल क्वालिटीज, ठीक है, शारीरिक लक्षण। यहाँ पर क्वेश्चन है वंशानुक्रम का प्रभाव आपको बताना है, तो पहला है फिजिकल क्वालिटीज, दूसरा है आपका सोशल स्टेटस। क्या है, सोशल स्टेटस। थर्ड है आपका चरित्र, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो वंशानुक्रम का जो है विशेषता है वो फिजिकल क्वालिटीज। ठीक है, देन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, कंट्रोल ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन इज एम ऑफ विच स्कीम, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, किसका, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है। सो यहाँ पर योजना बतानी है आपको। सो कुपोषण जो है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कुपोषित कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, बच्चे। सो कुपोषण बच्चों में होता है और इन पे हमको नियंत्रण करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक योजना बनाई गई है। कुपोषण में क्या हो जाती है, हमारी जो बॉडी जो शक्ति होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी की शक्ति को बढ़ाने के लिए, किसकी बॉडी को, बच्चों की, बच्चों को क्या बोलते हैं, बाल। ठीक है, तो बाल शक्ति, बाल बच्चों की शक्ति बढ़ाने के लिए जो स्कीम चलाई गई, ठीक है, जो योजना चलाई गई, तो यहाँ पर है बाल शक्ति योजना। समझ गए आप, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है। सो बाल शक्ति योजना का उद्देश्य है कि वह कुपोषण पर नियंत्रण कर सके। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो थर्ड है वह बाल शक्ति योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मनो अभियान का उपयोग अपराध के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका, मनो अभियान का उपयोग अपराध के लिए किया जाता है। अब कौन सा अपराध है जिसमें मनो अभियान का उपयोग हो रहा है। अब पहली बात कि जो मनो अभियान है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मानस अभियान। क्या कहते हैं, मानस अभियान। ठीक है, इसका एक और नेम यह भी है। देन इसको क्यों यूज किया गया था, नशा मुक्ति के लिए। ठीक है, नशा मुक्ति के लिए मनो अभियान यानी मानस अभियान चलाया गया था। इसमें एक नाटक, ठीक है, नाटक के द्वारा जो बालक बालिकाएं होते हैं वह यह बताते हैं कि नशा मुक्ति कैसे करें। ठीक है, नशे के हानिकारक प्रभाव से कैसे बचे। ठीक है, सो उसी का ही उपयोग हमने किसमें किया है, बाल अपराध में। बाल अपराध के लिए हमने मनो अभियान का उपयोग किया है। ठीक है, किसमें, बाल अपराध में। ठीक है, तो आप समझ गए कि मनो अभियान पहले कहाँ हुआ था स्टार्ट, देन फिर इसका क्या हुआ। ठीक है, सो मनो अभियान का उपयोग बाल अपराध में किया जाता है। ठीक है, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, बाल विकास के मूलभूत संप्रदाय कौन से हैं। क्या है, बाल विकास के मूलभूत संप्रदाय कौन से हैं। फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं। ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास एवं वृद्धि में अंतर। देन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नियम। देन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये चारों हमारे क्या हो गए, बाल विकास के मूलभूत संप्रदाय पूछे गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या बताना है, यहाँ पर हमको बताना है कि बाल विकास के मूलभूत संप्रदाय कौन से हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 65, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा,
जो हमारे बाल विकास के मूलभूत संप्रय हैं वो है उपरोक्त सभी, मतलब विकास की विशेषताएं भी होना चाहिए, विकास एवं वृद्धि में अंतर भी, विकास के नियम भी। यहाँ पर सभी विकास की ही बात की गई है, ठीक है। विकास की विशेषताएं, विकास एवं वृद्धि में अंतर, विकास के नियम, ये सभी क्या है, बाल विकास के मूलभूत संप्रय हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है स्टूडेंट्स। देन अब हम 20 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोलोस्ट्रम इज रिलेटेड टू, ठीक है। जो कोलेस्ट्रम होता है किससे रिलेटेड होता है, ठीक है। सो कोलेस्ट्रम क्या होता है, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। सो पहला प्री, इसको हम कह सकते हैं प्री मिल्क भी कह सकते हैं, या फिर माता का दूध, ठीक है, माता का दूध, ठीक है। ये इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम प्री मिल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री मिल्क। ये क्या होता है, जो माता के नॉर्मल दूध से थोड़ा सा अलग होता है, और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उस टाइम यह रिलीज होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कोलोस्ट्रम, ठीक है। आपको समझ में आया कि कोलोस्ट्रम क्या होता है। अब कोलोस्ट्रम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ या एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी। देन इसमें क्या क्या गुण होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। क्या क्या गुण होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। यह भी इसके अंदर एक गुण होता है। किसके अंदर? जो कोलेस्ट्रम है उसके अंदर। देन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गुड बैक्टीरिया, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं? गुड बैक्टीरिया। इन यह सभी चीजें हमारे जो कोलेस्ट्रम है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये क्या होता है? प्री मिल्क होता है माता का। सबसे पहले कोलेस्ट्रम रिलीज होता है, देन नॉर्मल मिल्क रिलीज होता है, ठीक है। सो आपको समझ में आया कि कोलेस्ट्रम क्या है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 21 नंबर पे है, बाय whom स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्टेड। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जीन पियाजे, फ्रॉयड, कार्ल बर्ग, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे। क्या हो जाएगा? इसमें टी साइलेंट है, ठीक है स्टूडेंट। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे। यह हमारे संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन इनके द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। जो संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन है वो जीन पियाजे के द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई, ठीक है। व्हेन डिड पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्टेड। सो ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1999, 10 नवंबर 1980, 3 जनवरी 1998, 10 अप्रैल 1997, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1999। अब यहाँ पर क्या था, जो पल्स पोलियो प्रोग्राम था इसको क्या बोलते हैं? ओपीवी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओपीवी। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं किसको? पल्स पोलियो अभियान में, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? 4 से लेके 6 वर्ष की जो एज के बच्चे हैं इन बच्चों को पोलियो यानी ओपीवी दिया जाता है, और कितना? 2 डोज इसके दिए जाते हैं। कितनी खुराक दी जाती है? 2 खुराक दी जाती है। अब यहाँ पर आपको पता चला कि पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1999 को हुई थी, और इसे ओपीवी भी बोलते हैं यानी ओरल पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है। 4 से लेके 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को यह दिया जाता है, और यह 2 खुराक में दिया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन पैरों के कौशल है, ठीक है। इनमें से कौन पैरों के कौशल है यह पूछा गया है। सो पहला है दौड़ना। जी हाँ, यह पैरों का कौशल है। क्यों? पैरों से जो जो काम होते हैं, जो जो स्किल्स हमारे पैरों से है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो दौड़ना हम रनिंग पैरों से ही करते हैं।
देन है क्लिम्बिंग, ठीक है, हम किसी चीज में चढ़ते हैं, ठीक है, सो उसको ये काम भी पैरों से ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पर बात की गई है क्लाइंबिंग की, सो यह भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन यहाँ पर पूछा गया है जंपिंग, ठीक है, यह भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो जो हमारे पैरों की स्किल्स है वो ऑल ऑफ द अबाव, यह हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, ठीक है, क्या कहा गया है, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। सो जो प्रेरणा है, मोटिवेशन, अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा सभी के द्वारा तो बालक क्या करेगा, और अच्छा सीखेगा। अगर उसे पुरस्कार मिलता है, हम देखते हैं जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें हर क्लास में पुरस्कार दिया जाता है, अच्छी राइटिंग के लिए या फिर अच्छे स्पीकर के लिए या फिर किसी भी चीज में हो सकता है वो, तो उससे क्या होता है कि बच्चों को लगन लगती है, ठीक है, सीखने में, और अच्छा सीखने की वो कोशिश करते हैं। या फिर प्रशंसा, कोई भी बच्चों की तारीफ करता है, ठीक है, मैम जो होती है कॉपी में गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, ये सब क्यों लिखती है, कि स्टूडेंट को नेक्स्ट टाइम और सीखने की इच्छा करे, वह और अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। तो ये जो सभी चीजें होती है, ये जो सभी दिए गए हैं, ये सभी तत्व होते हैं, ठीक है, जो बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आपको समझ में आया कि बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई, ठीक है, क्या जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 2011 में, 2012 में, 2014 में या 2016 में, ठीक है। सो जो जननी सुरक्षा योजना है यह 2011 में दी गई, ठीक है। इसके अलावा जो बीपीएल धारी, ठीक है, जो बीपीएल धारी महिलाएं हैं, ठीक है, गरीब महिलाएं हैं, ठीक है, जो गरीब है, उन महिलाओं को प्रसव के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, उन्हें क्या दिया जाता है, वित्तीय सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। या फिर अगर उनका घर पे ही प्रसव हो जाता है तो भी उन्हें वित्तीय सुरक्षा दी जाती है कि वह बालक की देखभाल कर सके, स्वयं की देखभाल कर सके, ठीक है, और उनका खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाता है। सो यहाँ पर पूछा गया है कि जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई। सो जननी सुरक्षा योजना 2011 में प्रारंभ की गई, यह हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। अंधे बालकों को शिक्षित करने हेतु विशिष्ट तरीका कौन सा है, ठीक है। जो ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है कि उनको जो हमारा मतलब उनको एजुकेशन के लिए कौन सा विशिष्ट टेक्निक है ना, या फिर तरीका है। तो ऑप्शन दिए गए हैं साइन लैंग्वेज, ठीक है, ब्रेल लिपि, टच मेथड या फिर नन ऑफ दी। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रेल लिपि, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ब्रेल लिपि। जो जितने भी हमारे अंधे बालक होते हैं उनको शिक्षित करने हेतु तो जो विशिष्ट तरीका होता है वो होता है ब्रेल लिपि का। अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कि हमारा राइट ऑप्शन ब्रेल लिपि है, ठीक है, मैं आगे आपको पेपर में भी बता दूंगी। सो हम ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रेल लिपि होती क्या है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ब्रेल लिपि भी होती है और ब्रेल मुद्रित पुस्तकें भी होते हैं, ठीक है, पुस्तकें भी होती है जो कि अंधे बच्चों को सीखने में मदद करती है, ठीक है। ब्रेल लिपि क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है, इसीलिए इसको ब्रेल लिपि कहा गया, ठीक है। किसने किया था, लुई ब्रेल ने। फिर जो कौन से सन में इसकी अध्ययन की गई, तो 1800 में इसकी अध्ययन की गई, किसकी, ब्रेल लिपि की, किसके द्वारा, लुई ब्रेल के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो 6 बिंदुओं को मिलाकर, किनको मिलाकर, 6 बिंदुओं को मिलाकर यह लिपि बनाई गई, ठीक है, जिसमें अक्षर भी बनाए, ठीक है, शब्द भी बनाए गए,
क्या बनाए गए? शब्द भी बनाए गए, संख्या भी बनाई गई, ठीक है, यह सब बनाए गए, यहाँ तक कि विराम चिन्ह भी बनाए गए। तो यह सभी ब्रेल लिपि में लिखा गया बिंदुओं के द्वारा, ठीक है। किनके लिए? अंधे बालकों के लिए। इसमें क्या होता है? उभरे हुए बिंदु होते हैं। ये जो बिंदु होते हैं क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं, जिनको बच्चे टच करके, स्पर्श करके सीखते हैं। पर उस जो लिपि होती है वो होती है ब्रेल लिपि, ठीक है। सो आपको पता चला कि ब्रेल लिपि क्या होती है। इसको ब्रेल लिपि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे लुई ब्रेल ने सबसे पहले बताया था, ठीक है, इसीलिए इसको ब्रेल लिपि कहते हैं। नेक्स्ट वन है, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है ब्रेल लिपि के राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है 27 नंबर का, प्रॉब्लम चाइल्ड इज। जो समस्या है वो बालक है, समस्या बालक है। कौन सी ऐसी समस्या है? ठीक है, सो चोरी करने वाला। किन समस्याओं के कारण वो समस्या बालक बन जाता है? जो मतलब गलत होता है, ठीक है। सो चोरी करने वाला, जी हाँ, चोरी करने वाला बालक भी एक समस्या ही होता है समाज के लिए। झूठ बोलने वाला बालक बात बात पे झूठ बोलता है, सही बात नहीं बताता है, तो वो भी एक समस्या ही हो जाता है, ठीक है। माता पिता का कहना न मानने वाला बालक, ठीक है, माता पिता सही राह दिखा रहे हैं बच्चे को और बच्चा उनका कहना नहीं मान रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। तो ये सब जो होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? एक जो समस्या वाला बालक जो होता है उसके अंदर ये अगर क्वालिटीज हुई, ठीक है, तो उसको कहेंगे समस्या बालक, ठीक है। सो यह उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह सभी अगर चीजें उसके अंदर पाई जाती है, चोरी करने वाला भी सही बालक नहीं होता, झूठ बोलने वाला भी नहीं होता और माता पिता का कहना न मानने वाला भी। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? ठीक है, किसकी बात की गई है? पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए मदर टेरेसा, मैकमिलन बहन, गांधी जी या बंडूरा। सो हमारा राइट ऑप्शन है MC मिलियन सिस्टर। मैकमिलन मतलब मैकमिलन सिस्टर, ठीक है, या बहन, मैकमिलन बहन। अब इन्होंने क्या किया था? मैकमिलन बहनों ने इसका सबसे पहले 1914 में, किसमें? 1914 में इन्होंने प्री स्कूल एजुकेशन दिया था, ठीक है। कौन से ईयर में दिया था? 1914 में। और इन्होंने प्री स्कूल एजुकेशन इन्होंने सबसे पहले दिया, ठीक है। इनके पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता हुई मैकमिलन सिस्टर, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकमिलन सिस्टर। नेक्स्ट वन है नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोनेट, ठीक है। सो आपको नवजात, नवजात, अगर हम इसको दो भागों में तोड़ते हैं तो यहाँ पर आता है नव, ठीक है, और यहाँ पर आता है जात। सो नव मतलब क्या होता है? नव मतलब होता है नया, ठीक है। नव मतलब क्या हो जाता है? नया। और यहाँ पर शाब्दिक अर्थ में दिए गए हैं नया, बच्चा, सुंदर और चेहरा। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नया, ठीक है। राइट ऑप्शन नया यानी न्यू, ठीक है। समझ में आया आपको नवजात का शाब्दिक अर्थ कैसे निकल कर आया? नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? ठीक है, क्या पूछा गया है? नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? 10 दिन, 20 दिन, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। (35 days, 45 days), ठीक है। यहाँ पर बात की गई है 10 दिन, 20 दिन, 35 दिन, 45 दिन, ठीक है। सो हमारा, मैं आपको बता दूं कि जो नवजात शिशु होता है, ठीक है, उसकी आयु कितनी होती है? 28 दिन से कम के जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं नवजात, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे
10, 20, 35 और 45। ठीक है, तो सबसे कम आयु वाले क्या हो गए? 10 दिन वाले। सो यहाँ पर हो गया 10 दिन यानी 10 डेज। ये हो गई हमारे नवजात जो बच्चा है उसकी आयु। अगर हम इसके वेट की बात करें कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके वेट कितना होता है, तो अगर हम पौंड की बात करें, ठीक है, तो कितना होता है? 5.5 to 9.5, ठीक है, पौंड में। ओके, और अगर हम उसकी केजी में बात करें तो 2.5 to 4.5, ठीक है, ये इसका वेट होता है। किसका होता है? नवजात शिशु का। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट होती है 48 to 56 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए आप? नवजात शिशु के बारे में यहाँ बात की गई है। 28 दिन से कम दिनों वाले बच्चे जो होते हैं वो होते हैं नवजात। ठीक है, इसके जो पॉन्ड्स में अगर इसका वेट देखें तो 5.5 to 9.5 होता है इनका वेट। केजी में अगर इनका वेट देखें तो 2.5 केजी से जो 4.5 केजी इनका वेट होता है और इनकी हाइट 48 to 56 सेंटीमीटर तक होती है। सो आपको समझ में आया? नवजात शिशु से रिलेटेड कुछ मैंने आपको प्रश्न आंसर बता दिए हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल बालकों के लिए है। ठीक है, जो विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल बालकों के लिए है। विशेष शिक्षाविद क्या हो गया? स्पेशल एजुकेटर। शिक्षाविद मतलब जो एजुकेशन देने वाला है, एजुकेटर। ठीक है, और स्कूल किसके लिए है? तो भाई विशेष टीचर अगर है ना, तो विशेष बालक भी होंगे। विशिष्ट बालक के लिए विशिष्ट टीचर होते हैं। यहाँ पर विशिष्ट टीचर का तो आपको बताया ही गया है कि विशेष शिक्षाविद, ठीक है, तथा स्कूल, तो वो किसके लिए हो जाएंगे? विशिष्ट बालक के लिए। ओके, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या विशिष्ट बालक। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पर्सनालिटी रिलेटेड टू, व्यक्तित्व संबंधित होता है। ठीक है, जो व्यक्तित्व होता है वह किससे संबंधित होता है? शारीरिक फिजिकल से, मोटर यानी क्रियात्मक से, पर्सोना से या संवेग से। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन दिया गया है पर्सोना। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि पर्सोना क्या होता है। ठीक है, शारीरिक, क्रियात्मक और संवेग के बारे में तो आपको पता है, लेकिन पर्सोना, यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है वो है पर्सोना। पर्सोना क्या होता है? ठीक है, पर्सोना एक क्या है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, क्या है? लैटिन वर्ड। ठीक है, इसका मीनिंग होता है मास्क। क्या मीनिंग होता है? मास्क। और यह सबसे पहले यूज करने वाले कौन है? रोमन एक्टर। कौन है? रोमन एक्टर उसको यूज करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया कि पर्सनालिटी रिलेटेड टू जो व्यक्तित्व होता है वो संबंधित होता है पर्सोना से। ठीक है, किससे संबंधित होता है? पर्सोना से। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्सोना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चेतना केंद्र विद्यालय शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु कहाँ स्थित होता है? दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में, मुंबई में। हमारा राइट ऑप्शन है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ में चेतना केंद्र विद्यालय शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु स्थित है। ओके, वेयर इज चेतना सेंटर स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन इन सिचुएटेड? लखनऊ। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट वन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूछा गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा डेवलपमेंट टेक प्लेस इन विच वीक? गर्भस्थ में प्लेसेंटा जो होता है का निर्माण कौन से सप्ताह में प्रारंभ होता है? ऑप्शन है 6 वीक, 8 वीक, 10 वीक या 12 वीक। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह। ठीक है, 6 सप्ताह में जो हमारा बालक होता है, ठीक है, या फिर जो हमारा गर्भावस्था होती है उसमें प्लेसेंटा जो होता है उसका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कौन से सप्ताह में? 6 सप्ताह में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, किसको दी जानी चाहिए? सामान्य बालक को। क्यों? सामान्य बालक के पास वो सामान्य है, उसके पास सारी क्वालिटीज है, ठीक। उसके शिल्प अगर क्रिया अगर उसके नहीं भी होगी तो वह दूसरे काम भी कर सकता है, ठीक है। उसके पास उसका खुद का दूसरा क्रिएटिविटी भी हो सकता है, ठीक है। या फिर मंदबुद्धि बालक को, अगर बच्चे के अंदर बुद्धि की ही कमी है तो वह हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वह कैसे अपनाएगा, ठीक है। या फिर प्रखर बुद्धि बालक को, जिसमें अच्छी ज्यादा बुद्धि, ठीक है, प्रतिभावान बच्चे, तो उनके अंदर तो पहले से ही प्रतिभावान मतलब वो पहले से ही अच्छी जो है अच्छा वर्क, अच्छी एजुकेशन उनके अंदर है, या फिर वो इजीली उसको ले सकते हैं, ठीक है। सो जो पिछड़े बालक जो होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड, ठीक है, जो पिछड़े बालक होते हैं उनको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके, ठीक है। ऐसे बालकों को क्या कहते हैं? पिछड़े बालक। इनको दी जाती है हस्तशिल्प की शिक्षा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना का कौशल, ठीक है। अब हम खाना किससे खाते हैं? हाथों से। कपड़े किससे पहनते हैं? हाथों से। सो यहाँ पर पूछा गया है कि किसका कौशल है? पैर का कौशल है, हाथ का कौशल है, अन्य कौशल है, या उपरोक्त सभी। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैंड स्किल्स यानी हस्त कौशल, ठीक है। बहुत इजी सवाल था स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा, हस्त कौशल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है, ठीक है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा क्या सीखता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, अनुकरण यानी इमिटेशन, सूझ, संबंध प्रत्यावर्तन, या फिर नेक्स्ट होता है प्रेरक, ठीक है। सो जो हमारा क्वेश्चन था कि सामान्य जो था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है, जो शुरुआत की बाल्यावस्था होती है। सो आपको पता है कि बाल्यावस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। सो वहाँ जो उस एज में जो बच्चा होता है वो क्या सीखता है? तो वह सीखता है सूझ, इनसाइट, ठीक है। सूझबूझ अगर वो सीख जाएगा तो वह सब कुछ सीख जाएगा। या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे पहले वो सूझ, चीजों को समझना सीखता है, ठीक है। क्या सीखता है? चीजों को समझना। व्हाट इज द स्कोप, ठीक है, प्रॉपर विजिबल कर देती हूं मैं आपको। व्हाट इज द स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पूछा गया है बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। ऑप्शन दिया गया है बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, या बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो यहाँ पर बाल विकास की ही बात हो रही है, ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के पहलू, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। सो यहाँ पर इस विषय की ही बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। नेक्स्ट वन है मंद बालक फिल इन द ब्लैंक्स से सीखता है, ठीक है। किससे सीखता है? मंद जो बालक होता है, मंद मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि, उसमें बहुत जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत धीरे है, स्लो है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं स्लो, क्विकली, लॉजिकल, ऑल ऑफ द अबाउ। विलंब से, तेजी से, तार्किक से, या उपरोक्त सभी से। तो मंद बालक की यहाँ बात हो रही है, तो मंद बालक जो होता है वो विलंब से मतलब धीरे धीरे स्लो तरीके से सीखता है। किसी भी चीज को अगर हम उसको समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं तो उसकी जो स्पीड होती है सामान्य बालकों की तुलना में बहुत स्लो होती है, ठीक है। क्या होती है? बहुत स्लो होती है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन ए, ठीक है। अब है नेक्स्ट, नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि जो नवजात शिशु होता है उसकी अवधि कितनी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 6 सप्ताह, जन्म से 5 सप्ताह, जन्म से 8 सप्ताह। यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है
क्यों? क्योंकि इसके पहले पूछा गया था कि नवजात शिशु की आयु कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर अवधि पूछी गई है। ठीक है, सो आयु में मैंने आपको बताया था कि 28 डेज जो होते हैं, इनसे कम के जो बच्चे होते हैं वह सभी आते हैं नवजात शिशु की श्रेणी में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो 2 सप्ताह है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है, यहाँ पर 2 सप्ताह की बात की गई है, तो कुल मिलाकर हो गए 14 दिन। ठीक है, 14 डेज की बात हो रही है। 14 डेज किसके अंदर आते हैं? 28 डेज में कम आते हैं। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन है 6 सप्ताह, 5 सप्ताह और 8 सप्ताह, ये तीनों ही क्या है? 28 डेज के बाद के हैं। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28, मतलब 2 वीक्स। ठीक है, 2 सप्ताह हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। What is the characteristics of development? ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? विकास की विशेषताएं कौन सी होती है? दिशात्मक होती है, प्रगतिशील श्रृंखला होती है, क्रमबद्ध होती है, या उपरोक्त सभी? आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि विकास की विशेषताएं, तो जी हाँ, यह डायरेक्शनल भी होता है विकास हमारा, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, देन प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेन, प्रगतिशील श्रृंखला होती है। ठीक है, प्रगतिशील श्रृंखला मतलब निरंतर चलती जाती है। ठीक है, देन क्रमबद्ध, ऑर्डरली, एक क्रम में चलती है। ठीक है, देन इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही विशेषता हमारे विकास की होती है। नेक्स्ट वन है, क्या DWCRA विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है? यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि DWCRA क्या है। ठीक है, क्या है DWCRA? क्या है? सो डी का मीनिंग क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। देन आ जाएगा W। ठीक है, डी के बारे में मैंने आपको बता दिया। W का मतलब क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ वुमन। ठीक है, वुमन। सी की बात की जा रही है ना, वुमन एंड चिल्ड्रन। सी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बाद क्या है? आर। ठीक है, चिल्ड्रन इन रूरल, आर फॉर रूरल। ठीक है, और ए, रूरल ए मतलब एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा DWCRA। DWCRA विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज एक्ट। ठीक है, क्या होता है? ये एक्ट होता है। ठीक है, सो यह कार्यक्रम है या नहीं, इसके बारे में पूछा गया है, सही है या गलत है। ठीक है, एक और मैं आपको बात बता दूं कि इसका जो गठन हुआ था वो 1982 से 83 में हुआ था। ठीक है, 1982 से 83 के बीच में हुआ था DWCRA का गठन। ठीक है, सो जी हाँ, राइट है, यह हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है क्या है? DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज एक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा फुल फॉर्म। आपसे आगे क्वेश्चंस में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि DWCRA का फुल फॉर्म बताइए, या फिर किसी दूसरे जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, उनका फुल फॉर्म बताइए, ऐसा करके। ठीक है, सो आपको समझ में आया। देन आपसे पूछा गया है नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? आपने सामान्य मनुष्य की हड्डियों का तो पता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ नवजात की पूछी गई है, तो सामान्य मनुष्य की कंपैरिजन में नवजात में ज्यादा होती है। ठीक है, सो 270 हड्डियां नवजात में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो समय के साथ में बाद में जो सामान्य 206 में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, नवजात शिशु में लगभग 270 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 270। अब आगे बढ़ते हैं।
स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है? ठीक है, किसकी बात की जा रही है? स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं मोटर डेवलपमेंट क्रियात्मक विकास से, फिजिकल डेवलपमेंट से मतलब शारीरिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट से यानी सामाजिक विकास से, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट से। सो हमारा जो स्थूल गतिविधियां हैं, ठीक है, यानी ग्रॉस मूवमेंट तथा फाइन मोटर स्किल, ठीक है, फाइन मतलब सूक्ष्म, मोटर स्किल्स, ठीक है, क्रियात्मक कौशल संबंधित है किससे? क्रियात्मक विकास से। तो आप यहाँ क्वेश्चन में ही देख पा रहे हैं कि क्रियात्मक कौशल पूछा गया है। सो क्रियात्मक कौशल किसके द्वारा होगा? क्रियात्मक विकास के द्वारा होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मोटर डेवलपमेंट यानी क्रियात्मक विकास। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है हमारा 45 नंबर वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर नेसेसरी फैक्टर फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? अगर आपको सृजनात्मक विकास करना है, ठीक है, क्रिएटिविटी चाहिए, तो आपको आवश्यक तत्व कौन कौन से? आपको संवेदनशीलता भी आपके अंदर होनी चाहिए, चिंतन मेडिटेशन भी होना चाहिए आपका उसके प्रति, और इमेजिनेशन, आपको सोचना भी पड़ेगा उस चीज के बारे में कि वह कैसा है, कैसे करेंगे, क्या होगा, ठीक है, उसको समय भी देना पड़ेगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये सभी सृजनात्मक विकास के अंतर्गत आती है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमारे। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहती हूँ, क्योंकि इनके बारे में मैं आपको YouTube पर वीडियोस अवेलेबल करवा चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको उन टॉपिक्स के क्वेश्चन भी बताना चाहती हूँ कि किसका क्या आंसर राइट होगा और क्यों। क्वेश्चन नंबर 3, जी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है, आप इस पर थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टू प्रमोट, या फिर बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ओस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए, ठीक है, की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। ठीक है, यह हमसे पूछा गया था। ठीक है, सो इसमें क्या आवश्यक है? कैल्शियम एवं व्यायाम। ठीक है, क्या आवश्यक है? कैल्शियम एवं व्यायाम, यह हमें आवश्यक है। ठीक है, देन हमारा जो दूसरा है, थोड़ा सा इसमें मुझे सर्च करके आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि पेशेंट्स खंड बी, जी हाँ, जनरल नॉलेज का लॉजिकल एबिलिटी वाला जो पार्ट है हमारा, इसके हम डिस्कशन करेंगे। सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आप देखिए, निम्न में से कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट जो है वह आरंभ किया गया था। सो कौन सी योजना थी वो? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। ठीक है, कौन सी योजना थी? नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे जनरल नॉलेज वाले पार्ट्स में, खंड बी में जैव तंत्र में उपस्थित निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो जैव तंत्र, जो हमारा जैव तंत्र है इसमें जो हमारे निम्न यौगिक उपस्थित है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं जैव तंत्र में निम्न यौगिक? यहाँ पर लिखा गया है हार्मोन, विकर और लिपिड, इन तीनों के बारे में पूछा गया है। तो जी हाँ, हमारा जो हार्मोन होता है वह भी, विकर यानी एंजाइम भी और लिपिड भी, यह तीनों हमारे जो जैव तंत्र होते हैं, ठीक है, इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आ गया स्टूडेंट्स। पेप्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पेप्सिन किसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण है? ठीक है, सो एंजाइम का, विटामिन्स का, हार्मोन्स का या लिपिड्स का? सो स्टूडेंट्स हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एंजाइम्स का। ठीक है, किसका? पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एंजाइम्स का। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। सो यहाँ पर बताया गया है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर का कारण है। ठीक है, जो इसके बारे में हमने आपको वीडियो में बताया गया है, जिसमें ग्रंथियों से संबंधित यानी ग्लैंड से संबंधित क्वेश्चनों का डिस्कशन किया गया है। इसीलिए मैं आपको पेपर के बीच में जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चंस बता रही हूँ, क्योंकि इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो डिटेल में था वह मैं यूट्यूब पे लिंक दे चुकी हूँ, यानी वीडियो भी डल चुकी है ग्लैंड्स के ऊपर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन जो पहले बताए वह भी, उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सोप्थेल्मिक गोइटर का कारण है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन है वो है थायरॉयडिज्म का, मतलब थायराइड का अति स्त्रवण, थायराइड का अल्प स्त्रावण, पैराथायराइड का अति स्त्रावण या पैराथायराइड का अल्प स्त्रावण। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थायराइड का अति स्त्रवण। क्या हो जाएगा? जो हमारा हाइपर थायरोडिज्म हो जाएगा। ठीक, किस में हो जाएगा? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में। ठीक है, किस में हो जाएगा? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में। इसमें क्या होता है, इसको हम एक और नाम भी बोल सकते हैं, ग्रेव्स। क्या बोल सकते हैं? ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, यह हमारी क्या हो जाएगी? ग्रेव्स डिसीज। अगर यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर का अनादर या दूसरा नाम कौन सा है, तो इसको हम ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं। इसमें जो हमारी जो आई जो होती है, आई बॉल्स होती है, वो बहुत सिकुड़ जाती है। ठीक है, मतलब सॉरी फैल जाती है। ठीक है, बड़ी बड़ी, और इनके साइड में रेशेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? ये एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के कारण होता है। ठीक है, जिसमें थायराइड का जो होता है अति स्त्रवण हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि यह क्या डिसीज है, किसके कारण होता है? हाइपर थायरोडिज्म के कारण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22। जो हमारी पैनत कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, इसमें किस में पाई जाती है? पेयर्स पैचेस में। ठीक है, लिब्रुक की क्रिप्ट में, लैंगरहैंस के द्वीपों में या ब्रूनर की ग्रंथियों में। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिब्रकू की क्रिप्ट में। ठीक है, जो हमारा जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकू। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा किसके लिए? पैनत कोशिकाओं के लिए। जो हमारी पैनत सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकू। ठीक है, सो आपको पता चला कि पैनत कोशिकाएं कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41।
41 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है डीएनए एवं आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। ठीक है, क्या पूछा गया है डीएनए एवं आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर जो यहाँ पर राइबोसोम लिखा हुआ है, आप इस पे ध्यान मत देना। राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो आरएनए उसमें राइबोस और जो डीएनए उसमें क्या होता है डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, पर यहाँ दोनों की पूछी गई है कि डीएनए एवं आरएनए की। सो डीएनए एवं आरएनए में राइबोस भी होती है और एक में डीऑक्सीराइबोस होती है। सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ, ये हो जाएगा डीएनए और आरएनए की शर्करा के लिए। नेक्स्ट नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वह है 47। ह्यूमन प्लेसेंटा, मानव प्लेसेंटा है। क्या है मानव प्लेसेंटा, इसके बारे में ऑप्शन दिए गए हैं हिमोकोरियल, है ना, सिंडेस्मोकोरियल, योगसेक या हीमोएंडोथीलियल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है। हमारा राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर हीमोकोरियल। ठीक है, क्या है हीमोकोरियल, किसके लिए, जो ह्यूमन प्लेसेंटा है उसके लिए। ठीक है, जो ह्यूमन मानव का प्लेसेंटा है वह क्या है हीमोकोरियल है। ठीक है, जो हमारा जो महासंग्राम है इसका जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन सा लिंग आधारित रोग है। ठीक है, क्या बात की गई है, निम्न में से कौन सा लिंग आधारित रोग है। यहाँ पर लिखा गया है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, मायोपिया, मलेरिया, वर्णहीनता या रतौंधी। जो हमारा राइट ऑप्शन है वर्णहीनता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमें प्रॉपर जो कलर होता है उसमें डिफरेंस समझ में नहीं आता। ठीक है, कि मतलब प्रॉपर जो रेड कलर है वो हमें रेड दिखाई नहीं देगा, येलो जो है वो हमें प्रॉपर येलो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कि हम रंगों में डिफरेंस नहीं देख पाते। ठीक है, यह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। यह क्या होता है लिंग आधारित रोग होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा लिंग आधारित रोग है। ठीक है, ये हो जाएगा वर्णहीनता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारी जो महासंग्राम सीरीज है इसका यह अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, आप हमारी जो स्मार्ट स्टडी अप्रोच है इसे जुड़े रहिए और दूसरी नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर निरंतर बने रहिए। उसे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड चैनल से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच ज्वाइन कीजिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ जो हमारा मॉडल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियोस में।